फ्रेंड्स, माय नेम इज गौरव प्रजापत। सीकर्णी एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। ये हमारी ट्रिग्नोमेट्री की एक सीरीज चल रही है जिसके अंदर हम ट्रिग्नोमेट्री को बहुत ज़्यादा इजी तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री को बहुत ज़्यादा इजी बनाया जा रहा है ताकि आप सभी के लिए बहुत आसान हो जाए। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है त्रिकोणमिति हिंदी में, तो हम त्रिकोणमिति को बहुत ज़्यादा आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, ताकि आपका जो ट्रिग्नोमेट्री का जो डर है वो मिट जाए। जो हमारा फीवर है ट्रिग्नोमेट्री से लेके कि ट्रिग्नोमेट्री वैसी है, बहुत हार्ड है, उसको बहुत ज़्यादा इजी बनाया जा रहा है। जैसा कि आपने इससे पहले वाले लेक्चर्स में देखा था कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो हमारे पास 6 फॉर्मूले होते हैं, हमने उनको बहुत ज़्यादा इजी बनाया था और उनको मैंने बोला था कि आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। उसकी जगह आपको क्या करना है, आपको एक राइमिंग याद करनी है, उससे वो 6 फॉर्मूले याद हो जाएंगे। उसके साथ साथ उसके बाद वाले लेक्चर्स में हमने देखा कि ट्रिग्नोमेट्री के जो स्पेसिफिक एंगल होते हैं, मतलब कुछ विशिष्ट कोणों की बात करूं तो कुछ विशिष्ट कोणों पे कुछ मान निकलते हैं, उस पर हमने एक टेबल बनानी सीखी थी। टेबल हमने कहा था कि याद नहीं करनी है, क्योंकि याद करोगे तो एक ना एक दिन भूल जाओगे। इससे बढ़िया आप उसको वो बनाना का सीखो, आप उसको कैसे बनाई जाती है वो चीज़ सीखो, आप कि उसको कैसे बनाया जाता है, उसको कैसे एग्जाम में हम बना के उसके जो भी आंसर हैं वो लिखे जा सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री की जो वो टेबल्स है, वो टेबल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब 11th-12th में आओगे, जब आपकी मैथमेटिक्स होगी 11th-12th के सब्जेक्ट में, तब वो टेबल आपकी बहुत इंपॉर्टेंट हेल्प करेगी, मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। फिर वो क्या होगा, जो आपकी रटी हुई चीज़ होगी ना, उस टाइम तो आप भूल जाओगे। इससे बड़े आपको टेबल बनानी आएगी ना, तो आप वो कभी नहीं भूल पाओगे। एक बनाने की जो चीज़ होती है ना, उसको आप कभी नहीं भूल पाते हो, और वो आपकी लाइफ पर साथ रहेगी। कि हम ट्रिग्नोमेट्री की आपको कभी भी टेबल के बारे में पूछ लेना, तो आप ऐसे नहीं कहोगे कि यार इसकी टेबल का मान वो था, इसकी टेबल का मान वो था। नहीं, आप बोलोगे मैं टेबल बना देता हूँ, आपको जो मान पूछना है, जो वैल्यू पूछनी है, जो भी एंगल पे आप उसको बता सकते हो। तो हमने टेबल बनाना सीखा। अब चलते हैं कुछ आगे और उसकी कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि हमने पिछले वाले लेक्चर्स में देखा था, हमने पिछले वाले लेक्चर्स में देखा था कि हमारे पास कुछ एंगल्स थे, उस एंगल्स पे हमने क्या किया था, वैल्यूज निकाली थी, एक क्वेश्चन वो किया था। तो आज उसी में ही हम थोड़ा सा आगे बढ़ने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री के लिए हमने देखा था कि ट्रिग्नोमेट्री में हमने क्या देखा था, कुछ विशेष एंगल्स देखे थे, मतलब हमारे कुछ कोण थे, हमारे कुछ स्पेसिफिक एंगल्स थे, हमने उसके बारे में देखा और उसके बारे में हमने सीखा कि उसकी टेबल कैसे बनती है। उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस भी किए थे। तो आज भी हम ट्रिग्नोमेट्री में कुछ एंगल्स के वो रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, 8.3 की तरफ, 8.2 की तरफ चलेंगे और 8.2 के कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। तो चलते हैं 8.2 की तरफ, हमारे पास कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की तरफ। देखिए, ये हमारे पास टेबल थी, इस टेबल को आपको लर्न नहीं करना है। इस टेबल में आपको देख के घबराना नहीं है कि हमने tan के नीचे cot लिखा था, cot के नीचे cosec लिखा था, cosec के नीचे sec लिखा था। वैसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, आप टेबल को ऊपर रखिए, नीचे रखिए, कहीं पे भी शुरू कीजिए। बस अंदर की जो वैल्यू होती है, जैसे ये 0 डिग्री हुआ, यहाँ पर क्या हुआ 1/√3 हुआ, या फिर मैं 1/√2 की बात करूँ, तो ये जो वैल्यू हुई है इसके ऊपर डिपेंड करता है, ना कि आपकी टेबल के ऊपर कि आप टेबल ऊपर रखते हो नीचे रखते हो, ठीक है ना। तो आपको इनके ऊपर ध्यान रखना है। अब चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ, क्योंकि क्वेश्चंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आपके जो ये क्वेश्चंस होते हैं, ये 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, और ये जो 2 से 3 मार्क्स के जो क्वेश्चंस है, आपको इनको कभी भी गलत नहीं करना है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं, ये एग्जाम में आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, बहुत आसानी से नंबर इसमें गेन कर सकते हैं, क्योंकि आपको सीधी टेबल से वैल्यू उठानी है और रखनी है। तो फटाफट चलते हैं। देखिए, ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चंस मैंने इंपॉर्टेंट क्यों लिया है, मतलब मैंने ही क्यों चूज़ किया कि ये क्वेश्चंस करवाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए, यहाँ पर जो है ना, ये tan स्क्वायर 30 डिग्री आ रहा है। अब ये जो tan स्क्वायर 30 डिग्री जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, तो उस कन्फ्यूजन को मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। देखिए, इससे पहले जो अपने क्वेश्चंस किए थे, वहाँ पर सिंपल एडिशन थे, सब्ट्रैक्शन थे और मल्टीप्लीकेशन थे। तो वहाँ पर हमारी जो कन्फ्यूजन थी वो तो क्लियर हो चुकी है कि हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करना है। लेकिन यदि आपका स्क्वायर आ जाए तब आप उससे कैसे डील करेंगे वो हमने सीखा है, ठीक है। स्क्वायर का मतलब घात 2 आ जाए, मतलब उसको स्क्वायर आ जाए तो आप उसको कैसे करेंगे, तो वो आपको देखना है, ठीक है ना। क्लियर हो गया आपको। अब ये देखिए, स्क्वायर मतलब
इसकी जो पावर है, मतलब इसकी जो घात है वो 2 हो जाए, तो आप उसको कैसे करेंगे? देखिए जैसे मैं आपको बात करता हूँ x की पावर 2 लिखता हूँ, x की पावर 2 लिखता हूँ, तो आप क्या करेंगे, x इंटू एक्स से इसको डिस्प्ले करेंगे, x इंटू एक्स से करेंगे। क्लियर है आप सभी को? x गुणा x से प्रेजेंट करेंगे। ओके, अब मैं कह रहा हूँ कि यदि मैं आपको एक्स स्क्वायर लिख के दूँ तो आप एक्स स्क्वायर लिखेंगे। अब यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्री का स्क्वायर किया हुआ, मतलब tan स्क्वायर 30 डिग्री लिखा हुआ है, तो ये जो tan स्क्वायर 30 डिग्री लिखा हुआ है, ये tan स्क्वायर 30 के रूप में नहीं है। मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर जो बच्चे मेजरली जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। देखिए बच्चे गलती करते हैं, tan यहाँ पर देखिए 30 का स्क्वायर मान लेते हैं। अब 30 का स्क्वायर देखिए कितना होता है, मतलब 30 का स्क्वायर कर लेते हैं, 30 की घात 2 कर लेते हैं। अब 30 की घात 2 कर लेते हैं, मतलब पावर 2 कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आता है यहाँ पर 900 आ जाता है, जो कि गलत है। क्लियर आप सभी को? तो ये जो स्क्वायर लिखा है ये 30 का स्क्वायर नहीं, मतलब वो जो एंगल है ना, यहाँ पर जो हमने एंगल थीटा लिखा था हमारे पास, वो एंगल थीटा का स्क्वायर नहीं है। यहाँ पर यहाँ एंगल थीटा का स्क्वायर नहीं होके ये किसका स्क्वायर है? देखिए मैं यहाँ से क्यू हटा देता हूँ, तो ये स्क्वायर यहाँ नहीं है बल्कि यहाँ पर है। मतलब ये जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लिखा है ना, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात लिखा है ना, ये ट्रिग्नोमेट्री अनुपात जिसे हम tan थीटा बोलते हैं, ये tan थीटा का स्क्वायर है। मतलब ये जो लिखी हुई टर्म्स है ना, ये जो लिखी हुई हमारे पास जो टर्म्स लिखी हुई है, ये टर्म्स क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये लिखा हुआ है tan 30 मल्टीप्लाई tan 30। ओके, सॉरी कुछ मिस्टेक्स हो रही है। ओके चलते हैं हम। देखिए ये है लिखा है tan 30 इंटू tan 30। अब ये tan 30 इंटू tan 30 लिखा है ना, इसका मतलब क्या, tan 30 की जो वैल्यू है इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो स्क्वायर का मतलब आपको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा कि वो 30 का स्क्वायर नहीं, आप थीटा का स्क्वायर कभी मत कीजिएगा। आगे कहीं पे भी आपको इस ढंग का दिखे तो वहां पर आपको गलती नहीं करनी है। क्लियर आप सभी को? अब चलते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ और इसको कंप्लीट करते हैं। देखिए tan 30, तो यहाँ पर हम देखते हैं पीछे की तरफ, वापस चलते हैं। ये 10 में गए हमारे पास, ये रहा 10, और इसमें जाना है हमें 30 की तरफ, तो ये रहा tan 30। तो ये जो tan 30 की जो वैल्यू निकली है हमारे पास, ये जो tan 30 की जो हमारे पास वैल्यू लिखी है, ये है 1/√3। क्या आई है? tan 30 की जो हमारे पास वैल्यू आई है वो है 1/√3। तो यहाँ पर हम वापस चलते हैं, हमें चाहिए थे tan 30, तो हमारे पास आ चुका है tan 30 डिग्री के जो मान आया है वो आया है 1/√3। 1/√3, तो tan 30 का मान हमें 1/√3 मिल चुका है। तो फटाफट इसको सॉल्व करते हैं और इसका आंसर निकालते हैं। क्या होगा इसका आंसर? आज मैं आपको जो डिवाइड वाले जो प्रॉब्लम्स हो रही थी, जिससे पहले वाले लेक्चर्स में मुझे काफ़ी बच्चों ने रिक्वेस्ट की है कि सर ये जो फ्रैक्शंस में डिवाइड वाले जो हमारी प्रॉब्लम्स है हम इसको सॉल्व करिए, तो आज मैं उसी को बहुत क्लियरली समझाने वाला हूँ। देखिए क्या है होने वाली है। देखिए 2 मल्टीप्लाई tan 30 की वैल्यू हम यहाँ पर रख रहे हैं 1/√3, तो यहाँ पर मैंने रख दिया है 1/√3, अपॉन में रख रहे हैं, फिर आ गया 1 प्लस ये हो चुका है ब्रैकेट 1/√3 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास ये हो चुका है बेसिकली। अब ये है ना, तो इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है पहले, तो फिर ऊपर जाके मल्टीप्लाई करना है। तो क्लियर हो गया? अब देखिए जब हमारे पास केवल 2 है, मतलब एक नंबर है 2, उसको करना है फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन मतलब भिन्नात्मक में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है? भिन्नात्मक में। तो नीचे क्या मानते हैं? 1 मानते हैं, फिर ऊपर वाले को ऊपर से गुणा करते हैं और नीचे वाले को नीचे से गुणा कर देते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाता है। तो फटाफट चलते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा है 2/1 मल्टीप्लाई 1/√3 डिवाइड बाय, नीचे लिखा हुआ है 1 प्लस, अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ था 1/√3 का स्क्वायर, 1/√3 का स्क्वायर, तो 1/√3 का स्क्वायर हो जाता है 1/√3 का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास आता है 3। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 1/3। तो आपको यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए था, कि नहीं होना है कि यहाँ 1/3 कहाँ से आ गया, आपको बता दिया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एडिशन है, तो मैं फटाफट एडिशन करता हूँ। आपको एडिशन बहुत अच्छी क्लियर ढंग से हमारे जो प्रीवियस लेक्चर्स थे, हमारे प्रीवियस जो वीडियो थे, उसके अंदर मैंने आपको बहुत अच्छे ढंग से बताया था कि आप इसकी एडिशंस कैसे करते हैं। क्लियर है आप सभी को? अब चलते हैं इसके अंदर थोड़ा सा आगे। यहाँ आ चुका है 2/√3 डिवाइड बाय, अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे और फिर एडिशंस करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखिए 3 और ये हो गया 1, तो ये हो गया है 4/3। अब देखिए यहाँ पर सबसे मेजर इंपॉर्टेंट चीज जो बच्चे गलती करते हैं, क्या, ये फ्रैक्शंस नहीं आता कि हमें ये फ्रैक्शंस का डिवाइड कैसे करना है, मतलब फ्रैक्शन मतलब कौन फ्रैक्शन, भिन्न का भाग देना है भिन्न में। तो इसमें क्या करते हैं, नीचे वाले टर्म्स को नीचे वाले टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर वाले टर्म्स को ऊपर वाले टर्म से, मतलब इसको जो नीचे 4/3 लिखा था ना, आप इसको पलटी कर दीजिए, उल्टा घुमा दीजिए, तो आपका हो जाएगा आंसर। क्लियर? कैसे करना है देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ। 2/√3 का मल्टीप्लाई करना है
3/4। मतलब आपने क्या किया, नीचे वाला जो फ्रैक्शन था, मतलब नीचे वाला जो भिन्न था उसको उल्टा कर दिया। क्लियर आप सभी को? ओके, अब चलते हैं आगे। 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। तो यहाँ पर हो चुका है 2/4 से हमने काट दिया है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए पीछे क्या था हमारे पास, 2 × 10/√3। तो यहाँ से आगे 2 और √3 की वैल्यू 1/√3 आ चुका है। 1 + √3 यहाँ पे आप सभी को क्लियर हो चुका होगा। और यहाँ पर भी हमने क्लियर कर लिया है। अब इसको क्या किया हमने, उल्टा घुमा दिया है, घुमा दिया, क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 से काटा तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो मुझे मिल गया है 2। तो यहाँ पर जो आंसर मिला है फाइनली वो मिला है 3/2√3, 3/2√3। अब मैं आपको बता देता हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्या, यदि आपको पूरे में से पूरे नंबर लाने हैं, पूरे में से पूरे नंबर कैसे लाए जाते हैं, एग्जामिनर को इंप्रेस करके। अब एग्जामिनर को इंप्रेस तो आप वहां जाके कर नहीं सकते, जो कॉपी चेक करने वाला है उसके पास जाके मिलकर चेक कॉपी इंप्रेस नहीं कर सकते। तो अब आपको इंप्रेस कैसे करना है वहां पर जाके, वहां नहीं जाके, तो आपको जो ये जो फाइनल आंसर है, ये जो फाइनल आंसर है ना, इस फाइनल आंसर को ऐसे नहीं छोड़ना है। ऐसे नहीं छोड़ने का मतलब क्या है कि ये जो नीचे हमारे पास √3 दिख रहा है, नीचे कभी भी √3 में नहीं होता। नीचे का मतलब क्या कर रहा हूँ, जो हमारे पास फ्रैक्शन होता है, मतलब भिन्न होता है, भिन्न में जो नीचे वाला √3 होता है ना, उसको कभी भी नहीं रखना है। तो फिर क्या करना है, इसका आप रेशनलाइजेशन कीजिए। हिंदी में बोलूँ तो परिमेयकरण करना है। इसका क्या करना है, आपको इसका रेशनलाइजेशन करके इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आपको √3 को ऊपर लेके जाना है। क्लियर आप सभी को? या तो आप रेशनलाइजेशन कीजिए, क्लियर आप सभी को, या आपको √3 से कट करना आता तो आप √3 से कट कर दीजिए, लेकिन आपको बेनिफिट रहेगा रेशनलाइजेशन कीजिए। रेशनलाइजेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, परिमेयकरण। तो हम इसका परिमेयकरण करने वाले हैं। तो परिमेयकरण कैसे करते हैं, देखिए √3 से मल्टीप्लाई नीचे और √3 से मल्टीप्लाई ऊपर। तो नीचे √3 और √3 मल्टीप्लाई होकर 3 बन जाता है। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, देखिए हमारे पास जो आंसर है वो है 3√3/2 × 3। क्लियर आप सभी को? अब यहाँ पर आपके 3 से 3 कैंसिल आउट हो चुका है, मतलब 3 से 3 कट चुका है। उसके बाद क्या बचा है, √3/2। और आप ज़्यादातर बुक्स में देखेंगे आंसर यही लिखा हुआ होता है। बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं, सर हमारा आंसर ये आ रहा है, नीचे वाले का आंसर हमारा आंसर ये आ रहा है। और क्वेश्चंस में, एग्जाम में, या फिर आपके जो आंसर की है वहाँ पर एग्जाम में ये आंसर दे रखा है, तो फिर आप कैसे कंफ्यूज होंगे। तो वहाँ पर आपको क्या कर रखा है, देखिए सिंपल सी बात है, जब कभी भी आपको फ्रैक्शंस में दिखे, मतलब फ्रैक्शंस में मतलब 2/5 √5 दिखे, या फिर कुछ भी फ्रैक्शंस में आपको नीचे की तरफ रूट दिखे, तो आप उसको रेशनलाइजेशन कीजिए, या फिर आप उसका क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे। हिंदी में बोलूँ तो परिमेयकरण करेंगे। क्लियर आप सभी को? तो ये बस एक इंपॉर्टेंट चीज़ सिखाने के लिए थी कि आपको यदि ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे कहीं पे भी आपको बहुत ज़्यादा दिखेंगे, आप जब ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशंस की तरफ जाएंगे तो ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशंस में आपको बहुत जगह दिखेंगे जहाँ पे √3 अपॉन में आएगा, मतलब नीचे की तरफ आएगा। ठीक है ना? तो आपको वहाँ पर रेशनलाइजेशन करके ऊपर लेके जाना है। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि वहाँ पर रेशनलाइजेशन क्या हुआ है। ठीक है, वहाँ पर आंसर में कंफ्यूजन नहीं होना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आने के चांसेस 100% होते हैं। तो आपको मोस्टली फोकस इसी क्वेश्चंस पे करना चाहिए, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस करने चाहिए। जब कभी भी स्पेसिफिक एंगल से आएंगे, मतलब कुछ विशिष्ट कोणों के ऊपर से आपके क्वेश्चंस आएंगे, तब आपको इन क्वेश्चंस के ऊपर फोकस होगा। क्लियर आप सभी को? एग्जामिनर का जो फोकस होता है वो इन क्वेश्चंस के ऊपर होता है। अब देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चंस को रीड करके देखते हैं कि ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन, tan a + b = √3। इसका मतलब क्या है, tan के अंदर ब्रैकेट में लिखा हुआ है a + b, उसका जो मान दे रखा है वो √3 दे रखा है। tan a - b का मान दे रखा है 1/√3। क्लियर है आप सभी को? इसका मतलब क्या हुआ, tan - a = √3 दे रखा है। अब ये जो पीछे वाली चीज लिखी हुई है, ये हम एक बार के लिए इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं कि ये कुछ मान लिखे हुए हैं। सॉरी, और ये भी कुछ लिखा हुआ है। ठीक है ना? अभी इनके ऊपर जाएंगे, ये हमारी कुछ कंडीशंस है। अभी कंडीशंस किसके ऊपर अप्लाई होते हैं, ये जो आपके आगे जो काम कर रहे हैं, आगे जो लिखे हुए हैं ना ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ये इनके लिए कंडीशन दे रखी है। तो ये कंडीशंस कैसे काम करते हैं हम उसको भी सीखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम उस चीज़ को देखते हैं कि ये क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन बोला है tan a + b = √3। अब देखिए कभी भी हमने ये नहीं सीखा है कि a + b आए या a - b आए या कुछ भी आए ब्रैकेट के अंदर, हमने उस चीज़ को नहीं सीखा। हमारे पास यदि
सॉरी, हमारे पास यदि ये क्वेश्चन केवल इतना सा होता, मैं यदि इसको काट देता हूँ, इतना सा होता तो आप बहुत ज़्यादा इजी सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि tan a इज इक्वल टू √3 ऐसा हमने बहुत जगह पढ़ा है और ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश भी की है। क्लियर है आप सभी को? आप जब 8.2 कंप्लीट क्वेश्चंस करेंगे तब आपको ऐसे क्वेश्चंस खूब सारे मिलेंगे और हमने पीछे भी क्वेश्चंस किए हैं, तो आपको वहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होती। लेकिन जब आपके a+b आ गया तो इसके अंदर आपको कन्फ्यूजन हो गई कि सर ये a+b क्या है, या फिर मैं इसकी बात करूँ तो a-b क्या है। ठीक है ना, चलो कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा ब्रेक करते हैं। यहाँ पर लिखा है फाइंड a एंड b, मतलब हमें एंगल की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए हमने क्या पढ़ा, tan थीटा के बारे में पढ़ा है, cot थीटा के बारे में पढ़ा है, sin थीटा के बारे में पढ़ा है, cosec थीटा के बारे में पढ़ा है। इसका मतलब हमने क्या पढ़ा है, sin थीटा के बारे में पढ़ा है। अब ये जो थीटा है ये केवल एक एंगल के बारे में पढ़ा है, ना कि दो एंगल एडिशंस में। तो अब ऐसे केसेस में क्या करना है, ऐसे केसेस का मतलब क्या होता है, आपको क्या करना है, ये जो a+b है ना, आप इसको एक स्पेसिफिक एंगल, मतलब आपका खुद का दिया हुआ, लेट अज्यूम Q1 मान लीजिए और इसको आप Q2 मान लीजिए, क्योंकि ये दोनों अलग अलग है तो हम दोनों को अलग अलग मानेंगे। अब जो क्वेश्चंस आपके लिए बना है वो क्या है, देखिए क्या लिखा हुआ है, tan Q1 इज इक्वल टू √3 और आपके पास दूसरा क्वेश्चन बना है tan Q2 इज इक्वल टू 1/√3। क्लियर है आप सभी को? आपके पास ये बन के आए हैं दो चीज़ें। क्लियर है? अब आपको बहुत आसान लग रहा होगा क्वेश्चन को कि हाँ सर tan Q1 इज इक्वल टू √3 देखा है, tan Q2 इज इक्वल टू 1/√3 देखा है, बहुत इजी है, कर सकते हैं। अब ये जो कंडीशन है इसके ऊपर चलते हैं। ये कंडीशन क्या कहना चाहती है, देखिए ये कंडीशन बोल रही है a+b ग्रेटर देन इक्वल टू 90 डिग्री एंड 0 डिग्री। तो हमने a+b को तो Q मान रखा है Q1। क्लियर है आप सभी को? अब जब हमने इसको Q1 माना है, इसका मतलब Q क्या है, हमारे पास एक एंगल है, इस एंगल की जो वैल्यू है वो 0 और 90 के बीच में है, तो ये हमारे पास गिवन है। देखिए हम टेबल की तरफ चलते हैं, वापस टेबल की तरफ चलते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए टेबल में जब भी हमने एंगल की बात की है तो हमने 0 और 90 के बीच के एंगल की बात की है, मतलब 0 और 90 डिग्री के एंगल के बीच की बात की है। तो 0 और 90 डिग्री के बीच की जो एंगल की बात की है, कभी भी ना तो इससे ज़्यादा की है ना ही इससे कम की है। क्लियर आप सभी को? और tan के अंदर 1/√3 और √3 की मैं बात करूं तो ये केवल 0 और 90 के बीच में ही है। क्लियर आप सभी को? 0 और 90 के बीच में दे रखी है, तो वो एक कंडीशन दे रखी है कि आपका जो वो एंगल है वो 0 और 90 के बीच में है, ना तो उससे ज़्यादा है ना उससे कम है। क्लियर है? अब दूसरी चीज़ देखिए, यहाँ पर हम एक चीज़ और लेके जाते हैं, tan 30 की जो वैल्यू है 1/√3 है, इसके साथ साथ tan 60 की वैल्यू √3 है। ठीक है, हमें ये काम आएगी तो हम इसको नोट कर लेते हैं अभी। अब चलते हैं वापस। देखिए पहली चीज़ क्लियर हो गई कि ये जो लिखी हुई कंडीशन ये कह रही है कि जो आपका एंगल है वो 0 और 90 के बीच में है, तो हमारा जो एंगल है वो 0 और 90 के बीच में होगा, तभी तो √3 और 1/√3 वैल्यू आएगी। उससे ज़्यादा होगा या उससे कम होगा तो 1/√3 थोड़ी ना आएगी, उसके अंदर कुछ और वैल्यू आएगी। देखते वो आप 11th-12th क्लास में आएंगे जब आप उसको देखेंगे कि उस टाइम में क्या वैल्यू दिखती है। क्लियर आप सभी को? अब चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर, क्या है a ग्रेटर देन b। अब ये a ग्रेटर देन b क्या है, बेसिकली a ग्रेटर देन b है क्या। देखिए यहाँ पर जब आप चलते हैं, यहाँ पर देखिए a-b की तरफ, ठीक है, यदि आपका a ग्रेटर देन b नहीं होता है, a ग्रेटर देन b मतलब a b से बड़ा नहीं होता है, तो यहाँ पर जो माइनस आएगा वो आएगा नेगेटिव के रूप में। क्लियर है? जब ये माइनस नेगेटिव के रूप में आ जाएगा तो इसके अंदर जो आपकी वैल्यू आएगी वो नेगेटिव में आ जाएगी, मतलब एंगल जो थीटा बनेगा वो नेगेटिव में बनेगा। तब ये जो 1/√3 है ये कभी नहीं आएगा, फिर यहाँ पे कुछ और वैल्यू आएगी, तो क्या आएगी वो अलग हो जाएगी। तो इसलिए आपको a ग्रेटर देन b तो होना चाहिए, क्योंकि तभी तो पॉजिटिव आएगा, और जब पॉजिटिव आएगा तभी तो 0 और 90 के बीच में रहेगा। क्लियर है सभी को? तो वो कंडीशन दे रखी है, तो आपको कंडीशन को देके कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि अभी इस रिलेटेड आपको ये जो कंडीशन है वो काम नहीं आनी है। आपके 10th लेवल की जो आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं या त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, वहाँ पर ये कंडीशंस बस एक समझाने पर्पस के लिए लिखी हुई है, वहाँ पर ये कंडीशन काम नहीं आ रही। लेकिन जैसे ही आप 11th-12th में जाएंगे तब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, तब वहाँ पर ये कंडीशंस काम करेगी, वहाँ पर ये कंडीशंस बताएगी कि आपको कौन से रीजन में कौन सा एंगल निकालना है, क्योंकि अभी केवल 0 और 90 के बीच के ही एंगल की बात कर रहे हैं, इससे ज़्यादा की बात नहीं कर रहे। क्लियर आप सभी को? अब चलते हैं वापस क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारे पास tan Q1 इज इक्वल टू √3 लिखा हुआ है, तो एक काम करते हैं, tan Q1 को हम तो चेंज नहीं कर सकते, √3 को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। √3 को कैसे चेंज कर सकते हैं वो देखते हैं। यहाँ पर हमने अज्यूम किया था, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ लेट अज्यूम क्या अज्यूम किया था हमने, देखिए a+b इज इक्वल टू Q1 अज्यूम किया था, और a-b को हमने अज्यूम किया था Q2।
क्लियर है सभी को। तो ये Q1 और Q2 आप लोगों ने किया था तो वो हमने लिख दिया है। अब देखिए हमने क्या बोला था, एक वैल्यू काम आएगी √3 और 1/√3 की वैल्यू 10 में काम आएगी, तो वो लिख लेते हैं फटाफट। देखते हैं tan Q1 इज इक्वल टू √3 की जो वैल्यू है वो हमने क्या लिखी थी, tan 60 डिग्री। क्लियर आप सबको, tan 60 होगा तभी तो √3 आएगा। अब चलते हैं tan Q2 की तरफ, तो यहाँ आया है tan Q2 इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। क्या आया है, tan 30 डिग्री। क्लियर आप सभी को। अब देखिए यहाँ पर कभी भी आप 10 से 10 मत काट दीजिएगा, जैसे मैं यहाँ कट कर रहा हूँ तो ये कट करना गलत है। तो यहाँ पर मैं आपको वापस अब कर रहा हूँ, मैं आपको ये समझाने के लिए बोला है कि कभी भी आप इसको एक दूसरे को कट नहीं करना है, क्योंकि ये कट कभी नहीं होते, ठीक है ना। 10 से 10 कभी भी नहीं करता है, ध्यान रखना। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एक दूसरे से कभी नहीं करते। तो क्या होता है, इसके अंदर चलता है tan इनवर्स। क्या चलता है, tan इनवर्स tan को कट करते हैं, मतलब उसको रिड्यूस कर लेते हैं, उसके बाद वो एंगल जो पीछे बचता है वो रिड्यूस देते हैं। लेकिन tan इनवर्स अभी आपके कोर्स में नहीं है, तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर केवल कंपेयर करना है। क्या करना है, कंपेयर करना। इन दोनों को आपको क्या करना है, कंपेरिजन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ, तो आपको केवल कंपेयर करना है। क्लियर आप सभी को। तो कंपेयर करने के बाद आपको क्या आंसर मिलता है, Q1 इज इक्वल टू 60 डिग्री, और यहाँ से कंपेयर करने के बाद क्या मिलता है, Q2 इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्लियर आप सभी को। अब देखिए Q1 और Q2 की जो हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू है वो रख लेते हैं, क्योंकि वहीं से हमें A और B मिलने वाला है। तो फटाफट रख लेते हैं। देखिए क्या मिला है हमें, A प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री और A माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्लियर आप सभी को। और यहाँ पर हमें 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन मिल चुकी है, जो कि हमने इससे पहले वाले जितने लेक्चर्स थे जहाँ पर हमने वो पढ़ी थी, हमने जब समांतर श्रेणी पढ़ी थी तब हमने वहाँ पर 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन सीखा था, ठीक है। इसके साथ साथ हमने क्या सीखा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी सीखे थे, 2 चर वाले रैखिक समीकरण सीखे थे इससे पहले वाले लेक्चर्स में, ठीक है ना। तो अब हमें यहाँ पर 2 चरों वाले रैखिक समीकरण मिल चुके हैं। तो इस 2 चरों वाले रैखिक समीकरण को हल करके हमें क्या निकालना है, A और B निकालना है। तो फटाफट इसको हल करते हैं। देखिए क्या करना है, आप यहाँ पर क्या करेंगे, एडिशन कर दीजिए। क्या करना है, ऊपर वाली इक्वेशन को नीचे वाली इक्वेशन से एडिशन कर दीजिए। क्यों करना है, देखिए हमें यहाँ पर B और B सेम मिल चुका है, इसके साथ साथ ऊपर प्लस और नीचे माइनस मिल चुका है, मतलब दोनों का अपोजिट मिल चुका है। क्लियर है आप सभी को। तो यहाँ पर दोनों अपोजिट है, तो जब भी दोनों को एडिशन करूंगा तो ये दोनों एक दूसरे से कट हो जाएंगे। तो पीछे क्या बचेगा हमारे पास, 2A बचेगा। और यहाँ पर इन दोनों का एडिशन करूँ, मतलब इन दोनों का एडिशन करता हूँ तो ये क्या मिलेगा, 60 30 क्या मिल जाएगा हमारे पास, 90 डिग्री। क्लियर है सभी को। 2A इज इक्वल टू 90 डिग्री, A इज इक्वल टू क्या आएगा, 90/2, और 90/2 क्या होता है हमारे पास, 45 डिग्री। क्लियर है आप सभी को। तो A की तो वैल्यू मिल गई है हमें 45 डिग्री, अब हमें चाहिए B की। तो आप क्या करेंगे, A की जो वैल्यू है आप इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए, आपको B की वैल्यू मिल जाएगी। तो फटाफट A की वैल्यू B में रख के देख लेते हैं क्या आती है हमारे पास। देखिए 45 डिग्री प्लस B इज इक्वल टू 60 डिग्री, और ये मिल चुका है B इज इक्वल टू 60 माइनस 45 डिग्री, और यहाँ पर हमें मिल चुका है 15 डिग्री। तो यहाँ पर हमारे पास A और B की जो वैल्यू मिली है हमारे पास वो मिल चुकी है 15 डिग्री और 45 डिग्री। क्लियर है आप सभी को। तो आपके पास एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो आपको इस क्वेश्चन को देखिए घबराना नहीं है। क्या होता है इस क्वेश्चन में, आपको A और B दे जाए या A मल्टीप्लाई B दे दिया है, A डिवाइड बाय B दे दी जाए, तो आपको वहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना कि ये क्या दे रखा है। हमें बस वहाँ पर अज्यूम करना है, हमें मानना है कि वो जो कोई भी एंगल दे रखा है उस ब्रैकेट के अंदर वो आपको केवल Q दे रखा है, बस। फिर हम उस Q को वापस रख के हम आंसर निकालेंगे, जैसे कि यहाँ पे रखा है हमने। क्लियर है आप सभी को। अब चलते हैं हम एक बहुत अच्छे टॉपिक की तरफ, जो एग्जाम में उस क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। वो कुछ टॉपिक क्या है, हम उसकी तरफ चलेंगे। देखिए टॉपिक क्या है, बहुत मजेदार टॉपिक है। क्या लिखा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, मतलब पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है, उससे पहले हम ये सीखेंगे पूरक कोण होता क्या है, क्योंकि पूरक कोण को यदि आपने समझ लिया है तो पूरक कोणों के ट्रिग्नोमेट्री जो अनुपात है, मतलब उसके जो अनुपात की बात कर रहा हूँ मैं, वो आप बहुत इजीली सीख पाएंगे। तो सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं वो सीखना जरूरी है। तो हमारे को क्या जरूरी है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, देखिए वो क्या होता है, सुनिए। जब कभी भी दो एंगल्स का, जब कभी भी आप कोई भी दो एंगल्स का सम करेंगे
एक ही बेस पे दो एंगल का सम करेंगे, मतलब बेस क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए ये हमारे पास बेस लाइन है, इसके ऊपर दो एंगल बना रहा हूँ मैं, रैंडमली एंगल बना रहा हूँ। देखिए ये हमारे पास एक एंगल बन चुका है, एक हमारे पास ये वाला एंगल बन चुका है। अब मैंने इसको एंगल θ1 दे दिया है और इसको एंगल दे दिया है θ2। क्लियर है आप सभी को? अब देखिए θ2 क्लियर है। तो ये जो θ1 और θ1 और प्लस करता हूँ θ2 को, तो इन दोनों का जो सम है वो हमारे पास क्या आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। क्लियर है आप सभी को? θ1 प्लस θ2 को हम करेंगे तो हमारे पास सम क्या आना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। क्लियर है आप सभी को? तब हम उसे क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ, पूरक कोण का मतलब क्या है कि कोई भी दो एंगल का सम कीजिए एक ही बेसिस पे, तब आप उसके जो एंगल का सम यदि 90 डिग्री हो तो हम उसे क्या बोलेंगे, पूरक कोण। क्लियर है आप सभी को? अब पूरक कोणों में ट्रिग्नोमेट्री अनुपात का क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, हम उसके बारे में देख रहे हैं। देखिए हम चलते हैं, बात कर रहे हैं जहां से हमने जो स्टार्ट किया था चैप्टर, वहीं से थोड़ा सा वापस देख लेते हैं। देखिए ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल था, यहाँ पर देखिए ये एंगल हमने माना एंगल ए और इसको मान लिया है एंगल बी, और यहाँ पर मैं नाम रख देता हूँ, तो ये सॉरी ये एंगल बी की बात कर रहा हूँ, ये सी हो चुका है और मेरे पास ए हो चुका है। ठीक है, तो मैं क्या कहने वाला हूँ, देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी की मैं बात करूँ तो इन दोनों का जो सम है मेरे पास क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, अब मैं एंगल ए से साइन थीटा निकालने जा रहा हूँ, एंगल ए से मैं साइन ए की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मेरे एंगल ए से हिसाब से ये देखिए ये हमारे पास, मैं आपको थोड़ा पेन चेंज के बताता हूँ कि ये देखिए ये हमारे पास तो हाइपोटेनियस ही रहने वाली है। इसके अकॉर्डिंग ये हमारे पास क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा बेस। मतलब हाइपोटेनियस मतलब कर्ण तो कर्ण रहेगा, परपेंडिकुलर मतलब लंब ये हो जाएगा, और ये हमारे पास अदर हो जाएगा। तो अब हमारे पास साइन ए की वैल्यू राइमिंग से याद करते हैं, लाल बटा कक्का सैया पंडित बद्री प्रसाद हररबोले से याद करते हैं, तो मेरे पास क्या आएगा, P अपॉन हाइपोटेनियस आएगा। और इसका यदि मैं मान रखना चाहूँ, अब यहाँ पे तो मान तो है नहीं, इसका मतलब मुझे लेंथ रखनी पड़ेगी, तो लेंथ क्या होगी यहाँ पे देखते हैं, तो ये हो जाएगा BC अपॉन AB, BC अपॉन AB। क्लियर है आप सभी को? अब मैं काम कर रहा हूँ B से साइन थीटा की वैल्यू निकालने वाला हूँ। क्या निकालने वाला हूँ, B से साइन थीटा की वैल्यू, तो B से साइन B की वैल्यू निकालूंगा, B से क्या निकाल रहा हूँ, साइन B की वैल्यू निकालूंगा, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, थोड़ा सा वापस पेन चेंज करके मैं आपको क्लियरली समझाऊं, तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारे पास बेस हो जाएगा, और ये हमारे पास तो हाइपोटेनस ही रहेगी, मतलब लंब, आधार और कर्ण। क्लियर है सभी को? तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर हमारे पास हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, CA अपॉन इसकी मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाइपोटेनियस की वैल्यू AB आ जाएगी। क्लियर है आप सभी को? तो साइन ए और साइन बी की वैल्यू निकालने से मेरे को मतलब क्या निकला, देखिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, देखिए थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, एंगल ए को मैं लिख रहा हूँ एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल बी डिग्री। मतलब मैं एंगल ए को चेंज करके 90 माइनस एंगल बी लिखने वाला हूँ, 90 माइनस एंगल बी लिखने वाला हूँ। देखिए क्या करने वाला हूँ, देखिए एंगल ए को कन्वर्ट किया है तो मैं लिख रहा हूँ साइन ब्रैकेट क्लोज 90 डिग्री माइनस एंगल बी, साइन 90 डिग्री एंगल माइनस बी। अब यहाँ पर देखिए वैल्यू ये क्या है, बी अपॉन BC अपॉन AB, ये BC अपॉन AB की वैल्यू क्या थी, साइन ए थी, लेकिन यदि मैं इसको B में कन्वर्ट करना चाहूँ, मतलब साइन, मतलब इसको मैं B में कन्वर्ट करना चाहूँ, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये जो एंगल A है इस एंगल A को एंगल B में बदलना चाह रहा हूँ, मैं सारे एंगल को B में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, तब मेरे पास क्या होगा, यदि मैं इसको B में कन्वर्ट करना चाहूँगा तो मैं B के नज़र से देखूंगा, तो ये जो वैल्यू लिखी हुई है, ये वैल्यू किसकी है, cos B की है। किसकी है, cos B की है। क्यों, देखिए यदि मैं B से देखूंगा तो CA मेरे लिए परपेंडिकुलर है, लेकिन BC की वैल्यू बात करूं तो ये हमारे पास क्या है, बेस है। इसका मतलब देखिए ये जो BC अपॉन AB लिखा हुआ है इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ। कन्वर्ट कैसे, एंगल B में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ये तो साइन A की वैल्यू लिखी हुई थी, लेकिन यदि मैं अंदर वाला एंगल और बाहर वाला एंगल दोनों सेम करूँ तो मेरे पास ये वाली जो वैल्यू है इसको चेंज करके
इसको चेंज करके मेरे पास क्या आता है, साइन 90 डिग्री एंगल बी इज इक्वल टू कॉस एंगल बी, कॉस एंगल बी। अब आपसे यहाँ पे क्या मिलता है, देखिए क्या कहना चाह रहा हूँ, देखिए जब कभी भी हमारे पास कोई एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है, अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो टॉपिक की जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, देखिए जो पूरक कोण के बारे में, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में जो मैं बताने जा रहा हूँ, देखिए क्या कह रहा हूँ, कभी भी आपको कोई भी एंगल दे दे, कभी भी आपको कोई भी एंगल के साथ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दे दे, मतलब ट्रिग्नोमेट्री अनुपात दे दे, तो आपको क्या करना है, उसको चेंज करना है, क्या करना है, चेंज करना है उसके कॉम्प्लीमेंट्री से, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है, साइन को कन्वर्ट करना है आपको कॉस में, तो आप क्या करेंगे, साइन का जो एंगल है उसको 90 डिग्री से माइनस कर लेंगे, क्या करेंगे, साइन को 90 डिग्री के साथ माइनस करेंगे, तब आपको क्या मिल जाएगा, कॉस थीटा मिल जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा हूं, वापस देखिए, यदि मैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा करता हूँ, अब मैं एंगल बी और ए को हटा देता हूँ, केवल एक थीटा की बात करता हूँ, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा की बात करूँ तो मेरे पास यहाँ पर जो आंसर आएगा वो कॉस थीटा आएगा। और इसके रिवर्स में बात करना चाहूँ तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा करता हूँ, तब हमें क्या मिलेगा, साइन थीटा। क्लियर है आप सभी को। अब चलते हैं इसके आगे वाले और कोण की तरफ, देखिए आगे वाले ट्रिग्नोमेट्री और रेशियो की तरफ देखते हैं। tan 90 डिग्री माइनस थीटा करता हूँ, tan 90 डिग्री माइनस थीटा करता हूँ, तब मुझे क्या मिलता है, यहाँ पर cot थीटा मिलता है। और यदि मैं cot को 90 डिग्री माइनस करता हूँ, 90 डिग्री माइनस थीटा करता हूँ, तब मुझे क्या मिलता है, tan थीटा मिलता है। अब मैं फिर से आगे चलता हूँ, देखिए हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है, अभी तक केवल 4 आए हैं, आगे 2 और चलते हैं तो क्या आएगा आगे, देखिए 6 sec 90 डिग्री माइनस थीटा करता हूँ, तब मुझे क्या मिलता है, कॉसेक थीटा। और यदि मैं कॉसेक को 90 डिग्री माइनस थीटा करता हूं, तब मुझे क्या मिलेगा, सेक थीटा। अब आप बोलेंगे सर इनको भी याद करना है, बिल्कुल नहीं याद करना है, इनको भी याद कराने की हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक्स है, उनको भी मैं बहुत ईजी तरीके से आपको याद करवाऊंगा, आपको बहुत अच्छे ढंग से इस चीज़ों को याद करूंगा। बस अभी आपको ये माइंडसेट रखना है कि जब कभी भी आपका कोई भी एंगल हो, कोई भी रिलेटेड एंगल हो, उसको आप 90 डिग्री से माइनस करेंगे तो आपका जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है वो उसके कॉम्प्लीमेंट्री में कन्वर्ट हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या कहने जा रहा हूं, देख लीजिए एक बार फिर से सुन लीजिए। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो आपका साइन है, आपका जो साइन है वो कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, साइन का कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, और ये जो कॉस है वो वापस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में। यहाँ पर देखिए डबल एरो लगाया है, मतलब आप राइट टू लेफ्ट भी जा सकते हैं, लेफ्ट टू राइट भी जा सकते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा करके। क्लियर है आप सभी को। इसके साथ साथ मैं बात करूँ tan को, तो tan को भी राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक और की बात करूं, जैसे कि मैं सेक थीटा की बात करता हूं, तो उसको भी आप कॉम्प्लीमेंट्री से चेंज करके कॉस सेक थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं, उनको आप एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं, 90 डिग्री से। अब देखिए यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि यदि मैं आपको एक ग्राफिकल मेथड से सिखाऊं, तो आपको क्या करना है, ये जो 90 डिग्री, अब ये जो ग्राफ है अभी आप सीख लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि आपके जो 11th-12th की जो मैथमेटिक्स है उसके अंदर ये बहुत काम आने वाला है। देखिए यहाँ पर 270 डिग्री होता है, यहाँ पर हमारे पास 0 डिग्री, और यहाँ पर होता है 180 डिग्री। क्लियर है आप सभी को। अब ये देखिए मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो 90 डिग्री है और ये जो 270 डिग्री है, ये दो ऐसे एंगल्स हैं जहां पर आप किसी भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है, चेंज करेंगे आप उसको, तो साइन और साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में। कब कब मैं बात कर रहा हूँ, 90 डिग्री और 270 डिग्री। देखिए अभी हमारे केवल कोर्स में 90 डिग्री है, 270 नहीं है। आप हमारे साथ अगले साल पढ़ेंगे, 11th-12th की जो क्लासेस है वहाँ पर आप उसको पढ़ेंगे, लेकिन आपको बस अभी माइंड में ये सेट करना है कि आपके पास जब भी 90 डिग्री लिखा हुआ आ जाए तो आपको एक दूसरे में कन्वर्ट करना, मतलब एक दूसरे को चेंज करना है। क्लियर आप सभी को। और दूसरी चीज़ क्या है कि 90 माइनस थीटा जैसे ही करते हैं तो यहाँ पर आपके जितने भी एंगल्स हैं, मतलब ऑल एंगल्स क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। क्लियर आप सभी को। दो चीज़ें, ऑल एंगल्स पॉजिटिव होते हैं, दूसरा 90 डिग्री और 270 डिग्री पे एक दूसरे को चेंज कर लेते हैं। क्लियर आप सभी को। अब ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है इनकी भी एक शॉर्ट ट्रिक्स है, और वो शॉर्ट ट्रिक्स आपको अगले वाले लेक्चर्स में मिलेगी। अब केवल आपको ये ध्यान रखना है कि ये चेंज करने पर हमारे पास ये आंसर आता है। क्लियर आ सबको। और ये क्यों आए हैं इसका विद एग्जांपल हम अगले आने वाले वीडियो में देखेंगे। अभी केवल आपको ये ध्यान रखना है कि ये चेंजेस होते हैं और इसको 90 से रिवर्स करते हैं तब ये चेंजेस होते हैं।
और आपके लिए एक होमवर्क कर रहा हूँ 8.1 और 8.2 8.1 और 8.2 से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं आपको करने हैं। आपके जो भी डाउट आए आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि आगे आने वाले जो लेक्चर्स हैं उसके अंदर हम उस क्वेश्चंस को लें और आपको सॉल्व कराने की कोशिश करें, ठीक है। और यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिएगा, अपने सारे दोस्तों में इसको शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपके जितने भी डाउट्स हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि हम उसको सॉल्व कर सकें। थैंक यू।